नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हैंस एकेडमी में। तो कल के बाद जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका भाग 2 है और आज हम चर्चा करते हैं भारत के सीमा बिंदु। भारत में सीमा बिंदु, तो भारत के कौन कौन से सीमा बिंदु हैं? 5 सीमा बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? जो पूर्वी बिंदु है भारत का, इसे कहते हैं हम किबुथु। इसे कहते हैं हम किबुथु। क्या है ये? पूर्वी बिंदु। पूर्वी किस राज्य में आता है? ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल। जबकि पश्चिमी बिंदु है ये क्या है? ये इसे कहते हैं गौर माता। इसे क्या कहते हैं हम? गौर माता। किस राज्य में आता है? ये गुजरात में आता है। जबकि उत्तरी बिंदु कौन सा हमारा? ये है हमारा इंद्राकौल। इंद्राकौल ये कहाँ आता है? काराकोरम। काराकोरम काराकोरम आता है किसके अंतर्गत? लद्दाख के अंतर्गत। ये लद्दाख के अंतर्गत है। ये उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु। जबकि दक्षिणी बिंदु कौन सा? दक्षिणी बिंदु देखो ये है। दक्षिणी बिंदु हमारा होता है कमोरिन अंतरीप। कमोरिन अंतरीप ये कहां पर है? कन्याकुमारी में। कमोरिन अंतरीप किधर आता है? ये कन्याकुमारी में आता है। ये भारत का कौन सा है? दक्षिणी बिंदु है। ये केप है। केप क्या होता है कि स्थल का वह भूभाग, देखो केप ये होता है स्थल का वह भूभाग जो जल की ओर जिसमें उभार होता है, ठीक है, संकीर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केप कहते हैं, कमोरिन कहते हैं। तो जो कमोरिन अंतरीप है ना, कमोरिन अंतरीप कहां पर है? ये तमिलनाडु के तहत कन्याकुमारी में आता है। तो ये आपका भारत का दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। जबकि भारत क्या है? प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप क्या है? 3 ओर से जल से घिरा है। कमोरिन में 3 ओर से जल से घिरा होता है, परंतु कमोरिन और प्रायद्वीप में केप में इतना अंतर होता है। कमोरिन तो उसका नाम है, केप कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये होता है कि ये स्थल का वह भूभाग जो जल की ओर क्या होता है? उभार होता है, संकीर्ण होता है, जो 3 ओर से जल से घिरा है। तो ये अंतरीप जो कमोरिन अंतरीप है ना, इधर पाकदल संधि है, मंदार की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इसलिए 3 ओर से ये जल से घिरा है। ये कौन सा है? कमोरिन अंतरीप, ठीक है। जबकि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो ये आपका उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है। ये है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये आपका कार निकोबार है, ये आपका ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद फिर क्या लग जाता है? इंडोनेशिया का सुमात्रा लग जाता है। जबकि ये क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जल सीमा भी खत्म हो जाती है। तो कौन सी? इंडोनेशिया लग जाता है। तो ये भारत का उत्तरी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु गौर माता है, ठीक, गुजरात में आता है, कच्छगढ़ में। जबकि उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये पूरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिराकौल है, काराकोरम, लद्दाख। दक्षिणी बिंदु कौन सा? कमोरिन अंतरीप, कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, आपका ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात चर्चा करते हैं अक्षांश के बाद देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो भारत में अक्षांश और देशांतरीय जो हमने कल चर्चा की थी, अक्षांश रेखा क्या होती है? जो आमने सामने खींच जाती है उनको कहते हैं लेटीट्यूड, और जो पोल से पोल को मिलाती है उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर रेखा, ठीक है। उनका प्रभाव भारत में क्या पड़ता है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। भारत क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। भारत के 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कैसे गुजर रही है? ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं हम? शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक नाम क्या है इसका? उपोष्ण कटिबंधीय। जबकि ये क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा क्या कर रही है? भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? ये देखो, ये है गुजरात, ठीक है ना। ये इधर क्या आता है? राजस्थान आता है। ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। एमपी से अलग हुआ था क्या? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। बिहार से अलग क्या हुआ था? झारखंड।
ठीक है। इसके बाद ये आपका पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, ये आपका त्रिपुरा एंड ये मिजोरम। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से। इसका क्रम भी पूछा गया है, सिक्वेंस याद रखना। गुजरात, अगर वेस्ट से ईस्ट पूछा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो अक्षांश इनका, इसका प्रभाव, ये तो अक्षांश प्रभाव, देशांतरीय प्रभाव, अक्षांश देशांतरीय प्रभाव भारत में क्या पड़ता है समझो आप। अक्षांशीय प्रभाव क्या होता है कि ये है आपका लेह, ये क्या है इधर आपका लेह हो, जबकि ये वाला क्षेत्र क्या है, ये है केरल। लेह में सूर्य का 5 घंटे का अंतर होता है, सूर्य के अस्त होने में 5 घंटे का अंतर होता है। जबकि केरल में, जबकि जो केरल का जो समय है वो हमारा कितना है, ये 45 मिनट का है। तो ये है तो भारत, लेकिन क्या है, समय में अंतर क्यों हो रहा? तो समय में अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका अक्षांशीय रेखाओं का प्रभाव। कैसे अक्षांशीय रेखा, देखो समझो, ये आपका है, ये रहा भारत, ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे क्या है, इक्वेटर, विषुवत रेखा। और केरल क्या कहाँ है, ये है। तो केरल नजदीक है कि यहाँ पर लेह नजदीक है विषुवत रेखा के, तो केरल नजदीक है। तो केरल को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, सूर्यताप ज्यादा मिलेगा। जब केरल को सूर्यताप ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पर दिन की अवधि कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि लेह कहाँ है, इक्वेटर के लेह किधर है, ज्यादा, ठीक है, ऊंचाई पर है। तो रेखाएं, सूर्य इधर विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार चमकता है, एक चमकता है 22 मार्च, 21 मार्च को भी, 22-21 मार्च दोनों होते हैं, 23 सितंबर को। अभी पैट में पूछा गया था वसंत विषुव किसे कहते हैं, 21 मार्च था उसमें ऑप्शन, तो 21 मार्च आपका आंसर सही है उसमें पैट के एग्जाम में। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को केरल को ज्यादा गर्मी मिलेगी, ज्यादा सूर्यताप मिलेगा कि लद्दाख को मिलेगा, केरल को ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए केरल में दिन का, छोटे बड़े दिन का अंतर कितना, 45 मिनट का है। जबकि लेह में क्या है, सूर्य की किरण तिरछी जाती है, सूर्य की किरण यहाँ से कैसे जाएगी, तिरछी जाएगी, तिरछी जाएगी तो क्या होगा, इंसोलेशन कम हो जाता है। तो इंसोलेशन कम होने के कारण यहाँ पे दिन की अवधि 5 घंटे की होती है। तो ये अक्षांशीय, भारत में अक्षांशीय प्रभाव है। क्या है कि केरल में एक दिन की अवधि में कितना घंटे का अंतर है, कितने मिनट का, 45 मिनट का। जबकि लेह में कितने का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है। क्यों, क्योंकि लेह है ना वो ज्यादा उच्च अक्षांशों पर है, तो वहां पर इंसोलेशन कम मिलता है, सूर्यताप कम मिलता है। जबकि लेह है विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण, और विषुवत रेखा पे 2 बार सूर्य चमकता है, तो इसलिए इसको सूर्यताप ज्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ पर दिन की अवधि का जो समय है वो 45 मिनट का है, जबकि लेह में 5 घंटे का अंतर है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश विस्तार का प्रभाव, ये प्रभाव पड़ता है। भारत है एक ही, लेकिन परंतु अलग अलग समयों में अलग अलग समय का अंतराल रहता है। अब समझो देशांतरीय प्रभाव, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, हो ये हमारा गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश को मिलती है। जबकि गुजरात में सूर्य की किरणें यहाँ से 2 घंटे लेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देशांतरीय रेखाएं हैं। अब देशांतरीय, कल हम चर्चा किए थे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री को माइनस करते हैं तो 30 डिग्री रेखाओं का अंतर होता है। और पृथ्वी 1 डिग्री जब घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। 30 × 4 कर दो, 120 मिनट होते हैं। तो 120 का मतलब कितने होगा, 2 घंटे का। तो अगर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भारत में चर्चा चल रही है कि 2 मध्याह्न रेखा होना चाहिए, 2 प्रधान रेखा होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो सूर्य की किरणों का जो अंतराल है ना, समय का अंतराल है ना, वो ताकि बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सूर्य उगता है और यहाँ पर किरणें कब आती हैं, सुबह के 9 बजे किरणें आती। क्यों, क्योंकि ये देशांतरीय रेखाओं का प्रभाव। क्या है, देशांतरीय रेखाओं का प्रभाव। कैसे प्रभाव, हमने आपको कैसे किया, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 से लेकर 97 तक है। कितना डिग्री रेखाओं का, कितनी डिग्री रेखाओं का अंतर है, 30 डिग्री रेखाओं का अंतर है। तो पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का। 30 डिग्री जब रेखाओं को पार करेगी तो 120 मिनट का अंतर होगा, जो कि 2 घंटे का। तो 2 घंटे से डिले आती है। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, क्या हमारा भारत की तटीय सीमा रेखा। भारत की तटीय सीमा रेखा कैसी है, समझो इसको। देखो, भारत की ये पूर्वी तट है, ये क्या है भारत का
पूर्वी तट यहाँ समझो, ये भारत का क्या है पूर्वी तट, और ये भारत का क्या है पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट की जो कुल दूरी है वो 6100 किलोमीटर है। कहाँ से? यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल में ठीक है, उड़ीसा तक, यहाँ तक कितनी दूरी होती है? 6100 किलोमीटर, जिसमें कि गुजरात सबसे तटीय लंबे, सबसे इवन सबसे तट लंबा नहीं, चौड़ा भी 10.60 किलोमीटर उसकी विड्थ भी है तट की, गुजरात की। तो भारत की तट सीमा रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जबकि समुद्र, इसमें द्वीप ज्वाइन कर दो, ये लक्षद्वीप समूह इस तरफ, ये क्या है? अंडमान द्वीप समूह, तो 7516 किलोमीटर हो जाती है इसकी कुल दूरी। फिर समझो आप, भारत की पूर्वी और पश्चिमी, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, इन दोनों तटों की दूरी होती है 6100 किलोमीटर, जिसमें कि ये लक्षद्वीप समूह जोड़ दो इसमें, ये अंडमान निकोबार द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा हो जाती है। द्वीपों सहित, क्योंकि उसमें जल आ गया, ठीक है ना, तो द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। जबकि दोनों तटों की दूरी कितनी है? 6100 किलोमीटर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। भारत में जो पूर्वी तट है, सॉरी जो पश्चिमी तट है, जो गुजरात वाला तट है, जो ये वाला, ये 1214 किलोमीटर है। गुजरात का तट का जो लंबाई है वो 1214 किलोमीटर है। दूसरा बड़ा तटीय राज्य कौन सा हमारा है? आंध्र प्रदेश है, 973 किलोमीटर है। तीसरा बड़ा राज्य तटीय तमिलनाडु 960 किलोमीटर है। अगर केंद्र शासित क्षेत्र में पूछा जाए तो कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र की सबसे ज्यादा लंबाई तट रेखा है? तो अंडमान निकोबार की आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया भारत की तटीय सीमा। अब भारत को अगर स्तरीय सीमा का विस्तार पूछा जाए तो 15200 होता है इसकी लंबाई। कहाँ से? यहाँ से स्तरीय सीमा का विस्तार, ये वाला क्षेत्र है ना, ये 15200 किलोमीटर होता है। तो आज के लिए टॉपिक इतना काफी है, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।